नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। यूं तो पाकिस्तान के साथ खबरें हमारी आती रहती हैं, लेकिन आज बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश 25 मार्च को जेनोसाइड डे के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और इस जेनोसाइड डे पर पहली बार तारिक रहमान ने टारगेट करते हुए सीधे सीधे पाकिस्तान को एक सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो शेयर करी, ट्वीट शेयर किया, जिसमें बकायदा ये लिखा रहा है कि भैया 54 साल हम साइलेंट रहे इस मुद्दे पर, लेकिन अब फाइनली हम खुल करके ये कह रहे हैं कि जो जेनोसाइड था वो पाकिस्तान के द्वारा प्री प्लान किया गया था और इसमें हमारे बहुत सारे सैनिकों, महिलाओं, बच्चों, इनके साथ ब्रूटल चीज़ें करी गई, जो महिलाएं थी उनके साथ रेप करी गई और इसी बीच ऑल इंडिया रेडियो ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। सो बांग्लादेश ऑब्जर्व्स जेनोसाइड डे और इसका पूरा ये जो मैसेज है इस तरीके से तारिक रहमान जी ने लिखा है और जो मैसेज मैंने आपको बताया यही सारी चीजें इसमें मेंशन करी गई थी कि भैया ये प्री प्लान था। ठीक है, जनसंहार दिवस की बरसी पर एक्स पर पोस्ट डाली और उसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इनका ये मैसेज। अब इसी को देखते हुए जब 25 मार्च के दिन बांग्लादेश में जेनोसाइड डे नरसंहार हो रहा था, इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया था, यहाँ पर ऑपरेशन जो सर्च लाइट है वो शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सामूहिक हत्याएं करी और इसी चीज को लिखा है तारिक रहमान ने इसमें कि भैया ये प्री प्लान चीजें करी गई थी और यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को मार गिराया गया था। इसके बाद बात करते हैं, जब ये होता है तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, हम सभी को पता है कि भैया हम मदद करते हैं। जो भारत का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम मुक्ति वाहिनी अपनी जो सेना है वो भेजते हैं और फाइनली पाकिस्तान को झुकना पड़ता है और झुक करके ये पाकिस्तान के नियाजी हैं जो कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के ऊपर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे तो 1947 के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ पे इनको लगा कि उनकी जो संस्कृति है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और क्यों ऐसा लगा? क्योंकि देखो, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो जनरली उनकी लैंग्वेज थी वो बंगला बोलते थे और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो उर्दू बोलते थे। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो प्रेशराइज करता था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कि भैया आप भी उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। प्लस आर्थिक रूप से भी पूर्वी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। अगर हम बात करें जूट निर्यात तो भैया इन्हीं के रास्ते से होता था, जो प्रेजेंट समय में हमारा बांग्लादेश है, लेकिन जो भी संसाधनों का विकास होता था वो पश्चिमी पाकिस्तान में किया जाता था। पैसा पूर्वी पाकिस्तान से कमाया जाएगा और जो विकास है वो कहाँ किया जाएगा? पश्चिमी पाकिस्तान ने। और तो और लोग सबसे ज्यादा कहां पर असंतोष जन्म लेता है कि जब 1970 में यहां पर भोला चक्रवात में करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन कोई भी मदद सरकार के द्वारा नहीं भेजी गई। उसी साल शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है वो चुनाव में साफ बहुमत जीतती है, लेकिन उनको सत्ता में नहीं लेकर के आ गया, बल्कि उनकी जगह जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे याना खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ये सत्ता में आ जाते हैं और अपनी सेना बना देते हैं। और इसी के बाद ये सारी चीजें शुरू होती हैं और जब बहुत ज्यादा शुरू हो गया कि भैया हमने ये जीता था और आपने कैसे पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर सत्ता दे दी, तभी जब जो पश्चिमी पाकिस्तान है पूरी तरीके से विद्रोह की स्थिति में आता है तो ये चला देते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। नाउ इस ऑपरेशन सर्च लाइट का अंजाम ये हुआ कि 70 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने अपने घर छोड़ा, वो जगह छोड़ करके चले गए। लगभग 2 लाख से 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया, वही महिलाएं जो पूर्वी पाकिस्तान से थी, राइट। साथ ही साथ 10 मिलियन रिफ्यूजी भारत आ गए रहने के लिए, उनको रहना ही नहीं था बांग्लादेश में। और अब हम बात करते हैं कि ये तो पूरा इतिहास रहा इनका कि कितना सफ़र किया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान की वजह से, लेकिन पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो सब कुछ भूल गया। क्यों? आपको याद होगा तो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरती है और उसके बाद कौन आते हैं? यूनुस सरकार। यूनुस सरकार कहते हैं कि भैया हमारे तो ये पूर्वज रहे हैं। इसी बीच जब ये इनके साथ अपने संबंधों को बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो आप देखोगे शाहिद हसन जो कौन है, ये कहते हैं द फ्री स्टाइल विजिट ऑफ पाकिस्तान जनरल्स एंड द मेंबर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा टू ढाका एम्ड इट्स ऑनगोइंग मिलिट्री टेंशन विद द इंडिया एंड द बॉइलिंग हेटर्स अगेन द हिंदूज इन द बांग्लादेश हैव एक्सपोज्ड द डीप रूट कॉन्स्पिरेसी, यानी कि जो उनकी पुरानी जड़ें हैं पाकिस्तान के साथ, ये उसको खोदने का प्रयास कर रही है यूनिस सरकार, उनको बेटर करने के लिए काम कर रही है। एंड दोबारा आप देखोगे कि 23 दिसंबर 2025 को यहां पर होता क्या है कि बहुत समय बाद जब
मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ एनिवर्सरी होती है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश और उनके लिए पोस्ट डालता है। इसके बाद भारत में यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं सुशांत शरीन, ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश इस तरीके से पाकिस्तान के नजदीक जाएगा, अपने जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेगा, तो वो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो जाता है। एंड दैट वाज द टाइम इन 2024 आप देखोगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि भैया ये अजीत डोभाल जी, जो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये क्या कर रहे हैं। जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ रहा है, और ये वही बांग्लादेश है जिसको आजादी इंडिया ने दिलाई है। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए इंडिया लड़ा, और सबसे इतिहास में कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अगर सामूहिक रूप से किसी देश की सेना ने आत्मसमर्पण किया था तो वो पाकिस्तानी सेना के हमने घुटने यहाँ पर एक तरीके से नीचे किए थे। तो अब आप समझिए, ये कहा जाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, फेल हो चुकी है, और हम अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का एक रूल होता है, कहा जाता है कि हमें क्या है, शांत होकर के देखना है कि क्या हो रहा है, और जब सही समय आए तब एक्शन लेना है। इंडिया सेम यही काम करती है, वो शांत होकर के खाली बस ये सारी जो चीजें थी उनको नोटिस करती है, और सही समय आता है बांग्लादेश में। कब आता है? जब चुनाव का समय होता है। चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से चीजें हैं। ये आप देखोगे तो बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार आपको ये देखने को मिलेगा। इसी जगह पर जब इनके बहुत ज्यादा संबंध बढ़ रहे थे चाइना के साथ, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसका भी टेंशन क्रिएट होता है कि अगर ये बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा जाकर के, तो ऑफकोर्स भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान रिज्यूम टॉक्स आफ्टर 15 ईयर्स सीक टू मेंड द स्ट्रेन्ड टाइज। और 15 साल बाद दोनों यहाँ पर आपस में इनके जो बातचीत है वो शुरू होती है, चीजें यहाँ पर ये नॉर्मल करने का ट्राई करते हैं। अब देखिए, ये बैठक पाकिस्तान के उप जो प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री थे इशाक डार, इनकी प्रस्तावित यात्रा से पहले हुई थी। इसी बीच जब इनके संबंधों में सुधार आ रहा होता है तो बांग्लादेश कहता है 1971 में जो आप लोगों ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था, जिसमें हमारी महिलाओं के साथ रेप हुआ था, 3 लाख जो बंगाली हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, तो अब आप उनसे माफी मांगिए। ऑपरेशन सर्चलाइट जो पाकिस्तान करता है उसके लिए आप क्या करिए, हमसे माफी मांगिए। अब देखिए, जैसे ही सत्ता चेंज होती है तो ये बात है 30 नवंबर 2025 की, बांग्लादेश मूव क्लोजर टू एक्वायरिंग द चाइनीज J-10 फाइटर जेट। ये अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे कि भारत के जो भी विरोधी देश हैं उनके साथ उनकी गोद में बैठे जाकर के और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करे। साथ ही साथ यहाँ पर यूनुस जो है वो क्या करते हैं, ये जो हमारा चिकन नेक है यहाँ पे ये अलाउ कर देते हैं कि चाइना जो है अपने मिलिट्री बेसिस बना ले, जिससे हमारे इंडिया का जो नेशनल एक जो रीजन है वो उसके लिए थ्रेट बन सकता था। इसको भी अलाउ करते हैं, जो कि इंडिया के लिए अब ये समझ में आ रहा था कि भैया पूरी तरीके से बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल चुका है और हमारी फॉरेन पॉलिसी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फाइनली ये मिलने भी जाते हैं, हद तो तब हो जाती है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो यूनुस सरकार थी, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ऐसा संबंध चाहते हैं जैसे हाल ही में उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, ताकि फ्यूचर में अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो ये माना जाएगा कि दोनों देशों के ऊपर हमला हुआ है और दोनों देश साझा मिल करके क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन आपको पता ही है क्या हुआ, जब अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है तो आप जानते हो कि सऊदी के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया नहीं है, तो बात में ऐसी कोई दम नहीं है। लेकिन एक मिलिट्री कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर, तो द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज 2025, तो हम तो आते हैं भैया 4th पोजीशन पे, पाकिस्तान आता है हमारा 12वीं पोजीशन पे और वहीं बांग्लादेश आ जाता है 35वीं पोजीशन पे। अब ये दोनों मिल करके चाह रहे थे कि भैया हम क्या करें, इंडिया का सामना करें, लेकिन आप देखो कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट तो हमारे लिए बनता ही, और अगर ये टाई साइन हो भी जाती तो। इसके बाद हमारे जो सीडीएस हैं वो दिसंबर 2023 को एक बयान देते हैं दैट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द फाइट हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स वांट्स टू इन्वॉल्विंग थ्रेट साइटीज टेरर एंड द लैंड डिस्प्यूट। इसको लेकर के वार्न किया जाता है और डायरेक्टली बांग्लादेश का नाम लिया जाता है कि अगर वो इस तरीके से कोई भी काम करते हैं या फिर इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनको ये भुगतान करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि भैया ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसमें बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा ना मस्का लगाने की कोशिश करता है भारत को। क्या कोशिश करता है, वो कहते हैं कि भैया हम वैसे तो ये इंटरनली सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान का, लेकिन ऊपर से कहते हैं हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी जो टाइज हैं वो बेहतर हो जाए और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये सारी चीजें हों। लेकिन हमारे सामने हकीकत तब आती है जब बांग्लादेश में आप देखोगे कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं इनके साथ कंटिन्यू अत्याचार हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, और दीपू चंद्र दास की हत्या ने तो पूरे ही इस सिनेरियो को उलट करके रख दिया, जिससे सीधे सीधे ये पता चला कि भैया जो बांग्लादेश है वो किसी भी तरीके से हिंदुओं को यहाँ पर संरक्षित नहीं कर रहा है अपने देश में।
द चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश यहाँ पर ये अपडेट करते हैं कि हम जो दीपू दास की जो फैमिली है उनके लिए सद्भावना व्यक्त करते हैं, उनके लिए हम बेटर प्रिकॉशंस अपनाएंगे और हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। द गवर्नमेंट रिमेन्स फुली कमिटेड टू इंश्योरिंग द सेफ्टी, डिग्निटी एंड द इक्वल पोजीशन ऑफ ऑल सिटीजन, ये कहा जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस ऑथेंटिसिटी बैकग्राउंड, इट्स calls upon all communities, institutions and the leaders to reject the violence, resist attempts to create the division and the unrest, the uphold resistant humanity and respect for the law, and he told the family। ये इसके बाद यहाँ पर देखिए वो अपनी उनकी फैमिली जो थी उनसे मिलने भी जाते हैं सद्भावना व्यक्त करने के लिए। लेकिन यूनिस एडमिट्स टू एस्ट्रोसिटीज ऑन दी हिंदूज, लेकिन इनका जो एक एस्ट्रोसिटी है हिंदू के लिए वो डायरेक्ट ही हमें देखने को मिलती है कि भैया कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही शेख हसीना जी की सरकार गिनती है तो हम देखते हैं कि खालिदा जिया की डेथ हो जाती है एंड देन यहाँ पर चुनाव ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और फाइनली तारिक रहमान की यहाँ पर सरकार बनती है और ये वो सही टाइम था जिसका इंडिया वेट कर रहा था। फाइनली होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी बधाई देते हैं। इसी बीच आपको याद भी होगा जब ये सारी टेंशन चल रही थी तो जो मुस्तफिजुर रहमान है आईपीएल खेल रहे थे तो उनको आईपीएल से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा चल रहा था कि पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था कि हाँ भैया वहां पे थ्रेड इशू हो जाते हैं। तो ये वाला भी क्रिकेट का इशू भी हमें बीच में देखने को मिलेगा। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप वैसे तो इंडिया जीत ही चुकी है, तो यहाँ पर इस बार पार्टिसिपेट बांग्लादेश ने इन्हीं कारणों की वजह से नहीं किया था क्योंकि टेंशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए थे। लेकिन दिस वाज द टाइम जहां से टेंशन हमारी रिड्यूस होनी शुरू होती है और जो भारत है वो दोस्ती का कदम बढ़ाता है और भारत की तरफ से ओम बिरला जी वहां पर जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए और उनको इनवाइट भी करते हैं इन द बिहाफ ऑफ पीएम मोदी कि आप इंडिया विजिट करें और हम अपनी जो टाइज हैं उनको और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। एंड दिस वाज द टाइम जहां से भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर होते हैं तथा पाकिस्तान से बांग्लादेश का थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ इंडिया बांग्लादेश मूव टुवर्ड्स द रेस्टोरिंग टाइज और यहां से सारी चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज को लेकर के क्वेश्चन उठाया गया था, बट दिस इज अवर फॉरेन पॉलिसी बिकॉज हम अपने पड़ोसी देशों की मदद करते हैं और इंडिया ने यहाँ पर 5000 टन ऑफ डीजल बांग्लादेश को दिया जब वहां पर एनर्जी क्राइसिस थी और इसकी डिमांड करी गई थी बांग्लादेश के द्वारा कि उनको ये प्रोवाइड करवाया जाए। एंड दिस वाज द पाइपलाइन जिसके थ्रू हमने बांग्लादेश को ये जो ऑयल है वो प्रोवाइड करवाया था और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो डिटेल में मैंने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से जो भारत है इस टेंस सिचुएशन का फायदा उठा करके अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको अपने हित में लाना चाहता है। अब आते हैं व्हाई, क्यों। सो लॉन्ग क्यू ऑफ दी एट पेट्रोल पंप्स इन ढाका एज ईरान इजराइल टेंशन, और इसी की वजह से बांग्लादेश में एनर्जी सप्लाई रप्ट हुई थी। एंड देन इसके बाद हमने इनको बोला कि ठीक है भैया हम आपकी मदद करने के लिए आते हैं, हम विश्व गुरु तो हैं ही। एंड देन इसको ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सो बांग्लादेश शट यूनिवर्सिटीज लिमिट फ्यूल सेल एज द ईरान वॉर कॉज शॉर्टेज। सो ऑफिशियल सेड द मूव विल नॉट ओनली रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बट ऑल्सो ईज द ट्रैफिक कंजेशन विद द लीड्स ऑफ द फ्यूल वेस्टेज, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी एंड इस वजह से ये स्टेप इंडिया के द्वारा लिया जाता है। सो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पास वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, आप लोग जाकर के इसको देख भी सकते हो। एंड नाउ अब फाइनली आप देखोगे कि इंडिया ने सही समय का इंतजार किया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, जरूर कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत ही बुरी फॉरेन पॉलिसी हो जाती है, हम अपने पड़ोसी देशों को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से इंडिया जो है वो कई बार उसने ये प्रूफ किया है कि भाई अगर हम वेट एंड वॉच करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे एंड बहुत ज्यादा उतावला होकर के ट्रम्प की जैसे डिसीजन नहीं ले लेंगे तो हमारे पास एक रास्ता होता है अपने संबंधों को मधुर करने का। अगर उस टाइम इंडिया बहुत एग्रेसिव होकर के काम करता तो एक तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन था ही, हम नया दुश्मन बांग्लादेश को भी बना लेते। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती और हम इसका वेट ही कर रहे थे, वैसे ही आप देखोगे कि हमारे और बांग्लादेश के संबंध भी बेटर होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक चाइना। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।